इस्लामिक बैंकिंग का अगर हम एज अ लेमैन देखें तो लोगों की कॉमन परसेप्शन में बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज पहले तो वो समझते हैं कि जो इस्लाम में बैंकिंग नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग का नाम आया। सो डू यू रियली थिंक कि जो हमारे पास कन्वेंशनल बैंक है उसी मॉडल में हम इस्लामिक बैंकिंग को फिट इन कर सकते हैं? एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड होता है और वो शरिया बोर्ड जो है वो स्टेट बैंक की अप्रूवल के साथ, उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ होता है और वो हर ट्रांजेक्शन को माइन्यूटली देख रहे होते हैं। व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली? हम इस्लामिक बैंकिंग में बहुत कॉमनली दो टर्म्स सुनते हैं, मुदारबा, मुशारका, और भी हैं, बट दीज टू टर्म्स आर वेरी कॉमन। सो ये क्या चीजें हैं? इस्लामिक बैंक का या डिपॉजिटर का पैसा है वो उसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है ब्रॉडर सेंस में, जो कि शरिया कंप्लाइंट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इस्लामिक बैंक है या किसी डिपॉजिटर का पैसा है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट चीज़ों पे जा रहा है। क्या चैलेंजेस आते हैं एक नया जो अगर स्टार्टअप कोई खड़ा करता है? क्या ईज ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में? जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा हायरार्की है उसमें भी आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत है जिसको एक्सपीडाइट किया। बिकॉज हमारा माइंडसेट काम करने का नहीं, बिकॉज मैं खुद चाहे 4 साल मैंने भी काम किया इस डिपार्टमेंट में, तो वो ये होते हैं कि वो सरकारी माइंडसेट में अनफॉर्चुनेटली मैं ही नहीं कहता कि सारे मतलब ऐसे बस चल रहा है तो उसको चलाएं। हाँ, मतलब वो बस छुट्टी एक आई है तो वो सैंडविच करके दूसरी तीसरी छुट्टी कर लें, बस वो साहब नहीं है तो काम नहीं करें। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स निकल के आते हैं कि यू डोंट नो अबाउट देम, कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, बट जब आप वो काम करने शुरू हो जाते हैं तो वो आके खड़े हो जाते हैं। आपने इन हाउस भी काम किया है, आपने लिटिगेशन भी की है, आपने एज अ जज जुडिशरी में भी सर्व किया है। सो हाउ डिफरेंट ऑल थ्री? जब मैं जुडिशियल ऑफिसर था मैंने ये सीखा फर्स्ट 6 मंथ्स में कि मैं जब पहले स्टे देता था बगैर आर्गूमेंट्स के देता था। मेरे पास फाइल आती थी तो मैंने ये बिल्कुल मेरे रीडर को भी पता था कि ये स्टे ग्रांटेड, डेट में 1 वीक से ज़्यादा नहीं देता था। उसके बाद फिर आपको पता है प्लेंटिफ का वकील तो फिर डेट ही लेगा ना, स्टे तो उसको मिल गया, उसको मैं डे टू डे चलाता था। उसे कहता है देखिए मैंने आपको अकोमोडेट किया, मैंने स्टे दिया, आपका मेरिट तो मैंने देखा ही है, ठीक है, अब मैं एक एक दिन चलाऊंगा क्योंकि डिफेंडेंट का लॉयर आ गया, 4 दिन के अंदर मुझे डिसाइड करना है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के दौर में हम में से हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट ज़रूर होता है। हम किसी न किसी मद में कहीं ना कहीं बैंकिंग प्रोडक्ट्स को, बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसी सारी सूरत हाल में हमें जो सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है वो ये होता है कि क्या हम जो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जो बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं, क्या वो इस्लामी बैंकिंग के असूलों के तहत हैं या नहीं। इस सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े थे जनाब उमर खान फरीदी साहब, जो कि लीगल हेड हैं और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं मीज़ान बैंक लिमिटेड के। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मीज़ान बैंक को पाकिस्तान में ना जानता हो। वन ऑफ द टॉप बैंक्स, और वो उसके लीगल हेड हैं, ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, और जो ये सब्जेक्ट है इस्लामिक बैंकिंग का, इस पे भी स्पेशलाइज करते हैं। आज हमने उनसे बात की इस्लामिक बैंकिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में और पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस के बारे में। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि बैंकिंग सिस्टम या बैंक्स कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपने पूरे निज़ाम को शरिया कंप्लाइंट करने के लिए या इस्लामिक उसूलों के तहत बनाने के लिए। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इट्स रियली एन ऑनर। सर, कैसे मजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक ठाक सर। शुक्र। वकालत में जब हम पॉडकास्ट जो भी हम पॉडकास्ट कर रहे थे, सबसे पहला हमारा सवाल होता है वाई लॉ। शायद आपने जब अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे लॉ स्टार्ट किया होगा वहाँ पे भी पहले दिन यही सवाल पूछा गया होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाई लॉ, आप लीगल प्रोफेशन में कैसे आए? बाय चांस, बाय चॉइस, या एनी थर्ड ऑप्शन? हाँ जी, देखिए इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज डूइंग सम जॉब इन लाहौर। तो मेरे जो बॉस थे वो उनका कोई अकाउंटेबिलिटी कोड का इशू हुआ था एंड उसमें मेरा बहुत फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हुआ था लॉयर्स के साथ। तो मुझे थोड़ा ये उससे पहले मैं CSS का एस्पिरेंट था, मैंने एक दफ़ा क्वालिफाई भी किया बट एजुकेशन नहीं हुई थी। तो जब मैं देखता था कि लॉयर्स का एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है, और जब आप प्रोफेशनली किसी को अप्रोच कर रहे होते हैं तो जिन लॉयर्स को उन्होंने अप्रोच किया था उनसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे हुई। उनके साथ केस प्रिपरेशन में मुझे टाइम मिला, मैंने उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया। तो आई थिंक वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मुझे इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द 2 रीज़न्स। एक तो एक प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पैक्ट ह्यूज आता है, और दूसरा ये आता है कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब इफ़ यूर अ लॉयर तो उसमें ये है कि आपको सोसाइटी में आपके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो दीज वर टू कंसिडरेशंस इन माय माइंड, तो इसलिए फिर लॉ। सो बैंकिंग लॉ तक की जर्नी कैसी रही?
क्या हमेशा से आपका ये था कि आपने बैंकिंग में अपना करियर बनाना है, या इट वाज समथिंग डिफरेंट? देखिए, लॉयर के लिए जब हमने लॉ स्टार्ट किया, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया था। 2 चीज़ें बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो उन्होंने कहा था, जब आप लॉ करने लगें या लॉयर बन जाएँ, तो आप या आप लॉयर हैं या आप लॉयर नहीं हैं, ठीक है? तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि लॉयर जो है, उसके लिए कोई फ़ील्ड स्पेसिफ़िक नहीं होती, बिकॉज़ लॉ पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये क्राइटेरिया होता है। अच्छा, फिर उसमें बाइफिकेशंस आती हैं, वो सारे आपके इंटरेस्ट पे आती हैं। मैंने कॉर्नेलियस लेन मुफ्ती को जॉइन किया लाहौर में, तो उधर बहुत ज़्यादा बैंकिंग का काम होता था। तो मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट हुआ। मैंने बैंकिंग के लिए जो बड़े बैंक्स के लिए काम किया, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया, उनके लीगल ऑडिट्स किए और उनके लिटिगेशन को मैनेज किया। तो उसमें मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बट उस इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद भी मैंने अपने आप को एक फ़ील्ड से स्पेसिफ़िक नहीं किया। इट वाज़ एन इंटरेस्टिंग फ़ील्ड, और मुझे आगे मैंने वो प्लान नहीं किया था कि मैं कभी किसी स्टेज पे किसी बैंक में एज ए हेड ऑफ़ लीगल ज्वाइन करूँगा, बट वो बाज़-अक़्तर लाइफ में आपको फ़्लो बनता रहता है। तो लॉयर के लिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मे बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं लोगों के, कि जो लॉयर है उसके लिए फ़ील्ड स्पेसिफ़िक नहीं है। लॉ को पढ़ना, समझना और उसको अप्लाई करना, उसको इंटरप्रेट करना, दैट्स इट। तो इसलिए आई थिंक ये हमारे टीचर्स ने बताया और मैंने अप्लाई भी किया। जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ मैंने किया, आई थिंक उसके लिए भी ये बहुत एविडेंस है इस वाली चीज़ की। अच्छा सर, आप अभी करंटली सर्व कर रहे हैं एक वेल नोन बैंक के एज अ लीगल हेड। नाम ले सकते हैं बैंक का? जी, ले सकते हैं। मिज़ान बैंक, वेरी फेमस बैंक। आई थिंक कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जिसने मिज़ान बैंक का नहीं सुना होगा। आप उसके लीगल हेड हैं। जी। सो हाउ इज़ योर डे? कैसे डे आपका स्टार्ट होता है बैंक में, और कैसे ये एंड होता है? बीच में आप सारा क्या, आपकी ड्यूटीज़ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? देखिए, मिज़ान बैंक में एक तो चूँकि एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल सक्सेस जर्नी है इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है? मैंने 8 साल पहले ज्वाइन किया था, तो ज्वाइनिंग के टाइम ही मुझे पता लग गया था, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो प्रेसिडेंट हैं, वो वर्क बहुत पैशन के साथ करते हैं, उनका विज़न बहुत क्लियर है। तो हमें काम करने के लिए इतना, आप समझें कि अपनी टोज़ पे रहना पड़ता है कि हम किसी किस्म का रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। तो जब दिन स्टार्ट होता है, इसका मतलब है हमें रात में ही पता लगता है, या 1 वीक्स पहले से हमें पता होता है कि ये असाइनमेंट्स हमने करनी है। उसकी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, फिर अर्जेंसीज़ को देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन पे अगर हमारा इनपुट है, हमारा ओपिनियन है, उसको हम एक्सपीडाइट करें। अच्छा, अब बैंक में चूँकि एडवाइज़री भी हमारा सारा काम चल रहा होता है, लिटिगेशन भी चल रही होती है, रेगुलेटरी मैटर्स भी देख रहे होते हैं, कॉर्पोरेट मैटर्स भी देख रहे होते हैं। तो आई थिंक वो डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, वो ऑनगोइंग चल रही होती हैं। तो इसलिए जो डे है, जो स्टार्ट होता है, उसके बाद जब एंड होता है, फिर अगला दिन होता है, तो वो एक अनस्टॉपेबल चीज़ें आ रही होती हैं। तो बाज़-औक़ात होता है कि हम लोग अपने टर्न अराउंड टाइम को मैनेज करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, बिकॉज़ द वे द बैंकिंग इज़ ग्रोइंग, और उसमें फिर हम लोग उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं इस तरह से। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मतलब आप ड्राफ्टिंग वगैरह, एग्रीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें भी देख रहे होते हैं, या ये आपने असाइन की होती है, इससे बड़े लेवल की कुछ चीज़ें, ट्रांजैक्शंस, इस तरह की चीज़ें देख रहे नहीं, होते हैं? देखिए, अभी हमारे तो इन हाउस बहुत ज़्यादा काम होते हैं। हमारे पास जो टीम है अक्रॉस पाकिस्तान, वो सारे लोग माशाल्लाह इक्विप्ड हैं अपनी स्किल्स के हिसाब से। उनको हमने बाइफरकेट किया है काम के हवाले से। तो जैसा आपने कहा, हमारी ओवरऑल जो मॉर्गेज के रिव्यूज़ हैं, वो सारे हम इन हाउस कर रहे होते हैं। सारी एग्रीमेंट्स की वेटिंग हम खुद कर रहे होते हैं। एडवाइज़री सारी हम खुद कर रहे होते हैं। उसके बाद लिटिगेशन को देख रहे हैं। इसके अलावा कोई रेगुलेटरी मैटर्स, तो आई थिंक आप समझ लें कि मैक्सिमम काम हमारी टीम है, और हमने फिर उसको रीजन वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। और अगर किसी की स्किल लिटिगेशन की है, तो मैंने लिटिगेशन के हवाले से उनको अपने असाइन किए हैं। और वो सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, फाइनली अगर मेरी इनपुट चाहिए होती है, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा होता हूँ। सो यानी आप हेड ऑफ़ द टीम्स हैं, आपने डिफरेंट टीम्स बनाई है और आप टीम्स को मैनेज कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, आपका जो आपने बताया कि आप लॉ में कैसे है, काइंड ऑफ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मैं इसको कहूँगा। जी। सो कुछ लोग अक्सर आ जाते हैं लीगल फील्ड में ये सोच के कि यार ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो कर लेते हैं ये। सो आपके ओपिनियन में क्या ये मेहनत तलब काम है, या मेहनत के बगैर भी गुजारा हो सकता है वकालत में? देखिए, मेहनत तो आई थिंक हर फील्ड के लिए ज़रूरी है। आई थिंक ये तो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, आइदर इट इज़ लॉ और व्हाटएवर फील्ड इज़। देखिए, लॉ में मेहनत इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको अपना नाम या अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना है, ठीक है?
उसके लिए आपकी सपोर्ट मिल सकती है, आपके सीनियर से मिल सकती है, आपकी लॉ फर्म से मिल सकती है, बट अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो जो हमने अपने सीनियर से सीखा, या जो मेरा 21 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, वो डे फर्स्ट पे था कि हमने अपना जो ब्रांड बनाना है ना, उस ब्रांड में कोई इररेलेवेंट चीज़ काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। इट्स अबाउट द हार्ड वर्क, और उस हार्ड वर्क में जाहिर है कि शुरू में होता है कि आपको वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है, बट मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपका पैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा चूँकि फील्ड डिफ़िकल्ट होती है, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मेहनत और पैशन एंड देन ओवर राइडिंग चीज़ों की आपको अल्लाह ताला पे बिलीव होना चाहिए, तो वो चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी, बट मेहनत के बगैर ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। जैसे सर आपने पहले भी ये चीज़ मेंशन की थी कि आपने जॉब और स्टडीज़ दोनों इकट्ठे की। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि क्या ये मैनेजेबल है या नहीं, तो व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, ये इट इज़ वेरी मच मैनेजेबल। इट्स अबाउट देखिए, अल्लाह ताला को इंसान ने किसी भी फील्ड में है, उसको देखें क्राउन ऑफ क्रिएशन बनाया है, इसका मतलब है कि वो सबसे अफजल है, ठीक है। तो एक तो उसके अंदर बिल्ट इन इतनी क्वालिटीज़ अल्लाह ने दी हैं, तो आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप इट्स अबाउट द डिसिप्लिन विच यू आर मेंटेनिंग। जब मैंने जॉब की थी तो जॉब की टाइमिंग्स और भी होती थी, बाज़ वक़्त मेरी क्लासेस इवनिंग मिस हो जाती थी, लेकिन उसको मैं ड्यूरिंग द वीकेंड हम उसको कवर कर लेते थे या लोगों से डिस्कस कर लेते थे। तो अल्टीमेट एम ये होता था कि आपने इस लॉ की एजुकेशन को सक्सेसफुली अचीव करना है। तो अगर आपका देखें, अगेन वही बात होगी कि अगर आप डिटरमिन्ड हैं और अल्लाह ताला पे आपको इत्मीनाद है, तो फिर मेरे ख्याल से जॉब होना ना होना इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि बाज़ वक़्त लोग जॉब नहीं भी कर रहे होते हैं बट वो इतनी अच्छी लॉ की एजुकेशन नहीं ले पाते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इनडिफरेंस है कि अगर आप जॉब करें या नहीं करें, बट आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने उस चीज़ को आई वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मैं उतना टाइम शायद नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन ज़ाहिर है कि मेरी असाइनमेंट्स की बेसिस पे डिस्टर्ब होती थी, बट वो अल्लाह का शुक्र है, उसको फिर मैंने वो मैनेज किया। अच्छा सर, आपने जज के तौर पे भी सर्व किया है, जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा एक्सपीरियंस कैसा था बीइंग अ जज? अब हम वकील हैं, जाके रिलीफ मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जज के तौर पे, और आपने वो जज की जॉब छोड़ी क्यों? इट्स प्रेस्टिजियस जॉब, मतलब लोगों की ख्वाहिश होती है, सो छोड़ी क्यों आपने? देखिए, अभी उससे पहले मैं बताता हूँ मैंने ज्वाइन क्यों किया। देखिए, मेरे फादर की, स्पेशली मेरे पेरेंट्स की बहुत ख्वाहिश थी कि आई शुड बी CSP, ठीक है। वो मैंने अटैम्प्ट किया बट वो एलोकेशन नहीं हुआ मेरा। जब मैंने लॉ किया तो मेरे अब्बू का काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं जुडिशरी को ज्वाइन करूँ, बट इट वाज़ एन एग्रीमेंट कि मैं ज्वाइन करूँगा। क्या उस वक्त मैं इन हाउस आ गया था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने कहा मैं ये छोड़ रहा हूँ सेटअप को, बट ये आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि तुमने 60 साल बाद छोड़ना है इसे। तो इट वाज़ एन एग्रीमेंट, इट एन ऑरल एग्रीमेंट। तो वो उनकी, देखिए, प्रीडोमिनेटली आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश भी होती है। आई वाज़ एक्चुअली, मुझे भी एक शौक़ था, मैं ये नहीं कहता कि मुझे शौक़ नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कि सिस्टम की चीज़ें होती हैं तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस था कि ऑनेस्ट जो भी जुडिशल ऑफिसर होता है उसके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। आई वॉज़ कॉन्शियस ऑफ ऑल दोज चैलेंजेस, उनको मैंने चैलेंजेस को अपने माइंड में रखा, एक्सेप्ट किया, बट ऑफ कोर्स मैं आपसे वो नहीं कहूँगा कि इट वाज प्लान कि मैं शायद उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू द चैलेंजेस, तो मैंने इसलिए 4 साल बाद फिर रिज़ाइन कर दिया था वहाँ से। तो एक्सपीरियंस कैसा था उन 4 इट वाज साल का? वंडरफुल, बिकॉज मैं शायद लॉ में मे बी 20-30 साल में इतना कुछ नहीं सीख सकता, बिकॉज देखिए मेरी जहाँ पे पोस्टिंग हुई थी वो मोस्टली सिविल केसेस बहुत ज़्यादा थे, फिर क्रिमिनल साइड पे थे, बिकॉज आपका जो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है ना, स्पेशली जब आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ज्वाइन करते हैं, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज आपको वो एक्सपोजर प्रैक्टिस में नहीं मिलता, जुडिशरी मिलता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब किसी में लाइक बार में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो जो सीनियर लॉयर्स हैं ना हर जगह बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कि उनसे आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, और उसके बाद आपका जो होता है कि आपके जो कोलीग्स हैं वो बहुत लर्नड होते हैं, आप उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। अब रोज़ाना आपके पास लाइक चाहते ना चाहते आपको 15-20 मैटर्स होते हैं जो कि आपको डिसाइड डेली करने पड़ते हैं। आप ये कह दें आधे सिविल हैं आधे क्रिमिनल हैं, तो आप एज ए लॉयर में भी उस एज में वो चीज़ें ना कर सकें। तो अगर आप मुझसे पूछें, आज मैं इस स्टेज पे हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जो बहुत सी प्रोफेशनली अचीवमेंट्स दी हैं उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया,
अब देखिए, मैं अगर एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उसकी जजमेंट दे रहा हूँ, प्लीडिंग्स को इवेल्यूएट कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं, और फिर केस लॉस पे रिलाई कर रहा हूँ, ये चीज़ें एज अ लॉयर में भी इतनी जल्दी से मैं नहीं सीख सकता था। तो इट वाज एन इंस्टीट्यूशन, इट वाज अ लर्निंग। तो इसमें आई थिंक आई रियली एंजॉयड दैट टाइम। मेरे अभी भी जितने दोस्त हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, सीनियर्स, वो हमेशा उनके साथ जब भी इंटरेक्शन होता है तो वो माशाल्लाह उनसे भी मैं बहुत सी चीज़ें अभी भी लर्न करता रहता हूँ। नहीं, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ कि जो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट सेटअप में फ़िट हो जाएं। मेरी मदर की अभी तक ख्वाहिश है कि मैं फ़ौज में सिपाही भर्ती हो जाऊँ। अच्छा। सो ये एक होता है मतलब माइंडसेट के चलें, एक फिक्स जॉब है तो सेट रहेंगे। अच्छा सर, टुडेज टॉपिक इज़ इस्लामिक बैंकिंग हमारा। तो हमारे पास बैंक्स हैं जो कि इनिशियली हम उनकी अगर फाउंडेशन देखें तो दे वर कन्वेंशनल बैंक बेसिकली सारे। उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग का नाम आया। सो डू यू रियली थिंक कि जो हमारे पास कन्वेंशनल बैंक है उसी मॉडल में हम इस्लामिक बैंकिंग को फिट इन कर सकते हैं? देखिए, असल में सबसे पहले तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग का अगर हम एज ए लेमैन देखें तो लोगों की कॉमन परसेप्शन में बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज़ पहले तो वो समझते हैं कि जो इस्लाम में बैंकिंग नहीं है, ठीक है। पहले तो हमें उस इम्प्रेशन को, और जाहिर है मैं भी जब इस्लामिक बैंकिंग का पार्ट नहीं था, मेरे जहन में भी एक वो आई मीन चीज़ आती थी जहन में। लेकिन जब मैंने इस इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम का पार्ट बना, मैंने बैंक के लिए काम किया, तो मुझे लगा जब मैं अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने जब LLM किया था तो मेरा जो थीसिस था वो भी इस्लामिक बैंकिंग पे था, ठीक है। जब मैंने LLM थीसिस किया तो उस थीसिस में इट वाज लाइक इन 2006 एंड 7। तो वो एक मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई एक्चुअली। आप समय थियोरेटिकल मैंने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से LLM के थीसिस बहुत सी चीज़ें सीखी। मैं बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की। उस वक्त शरिया कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी थी 2002 में। उस जजमेंट को मैंने पढ़ा, उसको देखा, उसके प्रिंसिपल्स को डिराइव किया। तो मुझे ये लगा कि ये इट इज़ वेरी मच डूएबल, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ड्रीम है, ठीक है। इट इज़ रियलिटी। और वो मैं आपको 2005-6 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जाहिर है कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता रहा। उसके जब मैं 2017 में आया तो माशाल्लाह इस्लामिक बैंकिंग का एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका था, और उन्होंने पेनिट्रेट किया वक्त के साथ साथ कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ, आइदर थ्रू विंडोज़। जो कन्वेंशनल बैंक्स ने उन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया इसकी प्रमोशन के लिए, फिर फुल फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग ने, फिर स्टेट बैंक ने बहुत मतलब बहुत अमेजिंग सपोर्ट दी इस्लामिक बैंकिंग फ्लरिश करने के लिए। तो आपका जो सवाल है कि वो उसकी जो इस्लामिक बैंकिंग क्या एग्जिस्ट कर सकती, इट इज़ वेरी मच इन एग्जिस्टेंस। अब तो ये रियलिटी बन चुका है। अभी भी अगर आप देखें तो स्टेट बैंक की जो 31 दिसंबर के अगर फिगर्स को देखें तो इस्लामिक बैंकिंग का जो रेशो इट्स मोर देन 20% इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बैंकिंग। डिपॉजिट्स का 25% है। तो इस तरह से ये चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो इंटरनेशनली इसकी एक्नॉलेजमेंट है, यानी वर्ल्ड बैंक, IMF और जो आपके दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर एक्चुअली एडॉप्टिंग दिस मोड ऑफ फाइनेंसिंग। तो इसमें अगर आप देखें कि वो रियलिटी या परसेप्शन, वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं। जहाँ तक बात है कि हर इस्लामिक बैंकिंग में, थोड़ा मैं इसको इससे एलेबरेट करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड होता है, और वो शरिया बोर्ड जो है वो स्टेट बैंक की अप्रूवल के साथ, उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ होता है, और वो हर ट्रांजेक्शन को माइन्यूटली देख रहे होते हैं। और इफ़ देयर इज़ एनी कोई स्लाइटेस्ट भी डाउट होता है तो वो उस ट्रांजेक्शन को इंडोर्स नहीं करते। और कई दफ़ा जो प्रॉफिट हमें लगता है, मैं चूँकि शरिया में उस तरह से मुझे लगता है शायद ये लीगली में भी डूएबल है, और शरिया वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो अल्टीमेटली दैट प्रॉफिट डज नॉट बिलोंग टू दैट बैंक, ठीक है। तो वो ये इट्स अबाउट द परसेप्शन रियलिटी। जब मैं भी इसका पार्ट नहीं था तो मेरे लिए भी बहुत स्पेकुलेटिव थी, ऑल्दो थियोरेटिकली। मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ, उस वक्त मलेशिया का मॉडल भी हमने अपनी रिसर्च में देखा था, और डिफरेंट कंट्रीज़ का, इंडोनेशिया का। तो उन चीज़ों पे हमें ये लगा था, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे लगा था कि ये डूएबल है, ठीक है। परसेप्शन का एक एलिमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उस परसेप्शन के हवाले से जाहिर है कि वो मेरा एक पर्सनल परसेप्शन पे व्यू ये होता है कि हमें परसेप्शन के चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। किसी भी अपनी लाइफ में भी मैं अगर किसी के हवाले से परसेप्शन पे व्यू बनाऊंगा ना, तो वो इट डज़ नॉट होल्ड ग्राउंड ऑन मेरिट्स, ठीक है। तो मेरिट्स पे अगर आप चीज़ करेंगे तो वो परसेप्शन बहुत पीछे रह जाएगा। अच्छा सर, जैसे आपने फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट की बात की,
तो अगर उस जजमेंट को भी हम पढ़ते हैं, मेरा भी इत्तेफाक हम्म, उसी जजमेंट को पढ़ने का हुआ, तो वो कहते हैं कि जो रिबा है दैट कैन नॉट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। और बैंक्स को अगर ये काम इस तरह से करना है तो दे हैव टू कम अप विद अ नोबल पैटर्न सही ऑफ है। डूइंग थिंग्स। सो डोंट यू थिंक कि काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस है कि आप ठीक है ये काम करें, बट आप उसको इस तरह से पैटर्नाइज करें कि वो रिबा के एम्बिट से बाहर निकल जाए। बेशक चीज़ वही हो, आप पैसे उसी तरह से ले रहे हो विद डिफरेंट किसी चीज़ की मद में, पैसे वही आ रहे हैं बट आप एक पैटर्न इस तरह से ले आएँ। तो डू यू थिंक के या डोंट यू थिंक के ये एक पैटर्नाइज करने की बात है रादर के सब्सटेंस को चेंज करने की? नहीं, देखिए इसमें अगेन मैं थोड़ा इलेबरेट कर दूं कि जो आपका रिबा है या उसकी जो फॉर्म्स हैं वो आई थिंक इस्लाम से पहले ही डिसअलाउ की हुई हैं। ठीक है, इस्लाम से पहले ही यानी कि डिफरेंट रिलीजन में इसको डिसअप्रूव किया गया है। अब जहाँ तक फेडरल स्टेट कोर्ट की जजमेंट की बात है तो उन्होंने एलेबरेटली पूरे फाइनेंशियल सिस्टम इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया। उस इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने ये व्यू दिया कि ये पैरामीटर्स से अगर आप काम करेंगे तो वो डूएबल है। अच्छा, अब इस्लामिक बैंकिंग में ना वो कोई फिक्शन की बेसिस पे काम नहीं होता, इसमें रियल एसेट्स पे काम होता है। मतलब इस्लामिक बैंकिंग में एक्चुअली सेल, परचेज, ट्रेड, प्रॉफिट लॉस इस तरह की चीज़ें ऑपरेट कर रही होती हैं और रियल एसेट होता है। अगर कोई गवर्नमेंट भी बोरिंग कर रही है तो वो सिर्फ पेपर्स में नहीं होता, उसके पीछे एक एक्चुअली एसेट है, वो ट्रांसफ़र होता है, उस एसेट को लीज़ किया जाता है और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंगली शरिया के अप्रूवल से चल रही होती हैं। तो जो अगर आप इसका जो रिबा वाली फॉर्म को कह रहे हैं, आप जो फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो देखें ये सिर्फ वो अगेन वो एक बात है ना कि वो कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, वो वाला तो परसेप्शन अपनी जगह पे। लेकिन जो ग्रेजुअली इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है या इस्लामिक बैंकिंग ने फ्लरिश किया है, वो इन सब्सटेंस उन प्रिंसिपल्स पे किया है जो कि आप वर्ल्ड वाइड शरिया बोर्ड से अप्रूव्ड हैं, यानी शरिया के इंजंक्शंस के मुताबिक हैं। तो ये और अगेन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो रियलिटी है ना वो है कि इस्लामिक बैंकिंग हैज़ नाउ बिकम रियलिटी एंड इट इज़ वेरी मच डूएबल। अच्छा सर, अगर एक आम आदमी को, देखिए टेक्निकल बातें तो बहुत हैं कानूनदानों के हवाले से, एक आम आदमी को अगर समझाना हो कि व्हाट इज़ इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उसमें जो आपके प्रोसेसेस हैं, ठीक है, या उसमें आपका एसेट रियल किसकी ऑनरशिप में है और वो एसेट किसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है और एसेट पे प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आई थिंक उसकी क्लैरिटी देना वो इट इज़ एसेंस फॉर इस्लामिक बैंकिंग। अच्छा, उसको समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लेमैन है वो मुझसे अगर कोई बात कर रहा है कि जी मैंने एक प्रोडक्ट लेना है, उस प्रोडक्ट पे एक एक्स शरिया प्रोडक्ट है, उसको उसकी बेसिस पे मैंने ये काम करना है, तो उसे मेरे ख्याल से उस प्रोडक्ट को किस तरह से इस्लामिक बैंकिंग के सेल एंड परचेज प्रिंसिपल्स पे हमने डील करना है, फिर उसको कैसे बेचना है डेफिनेट प्राइस पे, और उसके बाद उसके प्रॉफिट कैसे एक्रू करेंगे। तो ये आई थिंक थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, बट अगर आप उसको समझ लें कि और हम वैसे इस्लामिक बैंकिंग के बहुत हद तक जिस तरह ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, तो उस तरह सारी जो हमारी शरिया की टीम है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत हद तक एक्सेप्टेबिलिटी है। अच्छा सर, मीज़ान बैंक की अगर हम साल लेके बात करें, ऑब्वियसली मीज़ान बैंक डील्स इन शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स, तो उसमें लीगल डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है? वो उसको क्या ड्यूल क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि ड्यूल स्क्रूटनी हो रही होती है, या किस तरह से वो लीगल डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है? देखिए, लीगल का जो रोल है ना वो ये कि अगर आप शरिया ने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब प्रोडक्ट की बेसिस क्या होती हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिफरेंट यूज़ के लिए हमें अप्रोच किया। देयर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो उस प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंट बनता है, उससे प्रोसेस फ्लो कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट के बाद फिर उसका फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बनता है, फिर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बनते हैं। तो उसकी जितनी वेटिंग है या टू व्हाट एक्सटेंट बैंक इज़ लीगली एक्सपोज। देखें, अभी थोड़ा सा रोल ये होता है कि शरिया अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक एक चीज़ हमें एडवाइस कर देता है, फिर वी सिट विद शरिया टीम, उनके साथ हम लीगैलिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी पे काम करते हैं, एंड दे हैव बीन वेरी फ्लेक्सिबल इन द अप्रोच। बहुत अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है और हमारी शरिया के मोस्ट लोग वो उनका इकनॉमिक्स में, फाइनेंशियल चीज़ों में दे आर माशाल्लाह वेरी मच क्वालिफाइड, तो वो चीज़ों को समझते हैं। तो फिर हम एक ऐसी
हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी हमारा एग्रीमेंट है शरिया के हवाले से वो लीगली भी इन्फोर्सेबल हो, तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी, उसकी एडवाइस, उसकी सब चीज़ें वो हम लोग उसको पूरा रिव्यू करके ओके करते हैं। यानी हर प्रोडक्ट की ड्यूल स्क्रूटनी होती है, एक शरिया एक बोर्ड शरिया से बिल्कुल और बिल्कुल फिर लीगल से, फिर लीगल से होती है बिल्कुल। अच्छा सर, हम अभी क्योंकि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट हम कितनी हद तक जो शरिया कंप्लायंट बैंकिंग है उसको अचीव कर पाए हैं अभी तक? हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टेट बैंक के फिगर्स के मुताबिक दिसंबर 2024 तक इट्स मोर देन 20%, ठीक है। अब जहाँ तक बात है कि देखिए अभी जो हमारी इस्लामी बैंकिंग है ना वो जो हमारी गवर्नमेंट बोरिंग्स हैं उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उन एसेट्स पे ही फाइनेंसिंग होती है। लाइक उस पर कुछ सेल परचेज ट्रांजेक्शन है, उसके बाद इजारा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे तो वो एक चैलेंज उस तरह से आता है जो कि डेफिनेटली हमने बहुत हद तक जिस तरह से कूक पे हमने फाइनेंसिंग मॉडल पे स्टार्ट की, तो वो जो रियल एसेट है उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है गवर्नमेंट बोरिंग की उस पर, ठीक है। अब वो जाहिर है कि उस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, देयर हैज़ टू बी मे बी सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि देखिए फेडरल के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, बाकी लैंड तो प्रोविंसेस के पास है, तो जो बोरिंग है वो प्रोविंस तो ले नहीं रहा, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ले रही होती है, उसके कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। तो ये होगा कि हमें, मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी जो सजेशन ये हो सकती है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिगार्डिंग द एसेट्स कुछ ऐसी अमेंडमेंट की जाए कि जो प्रोविंशियल एसेट्स हैं वो भी अवेलेबल हों फॉर द फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। बिकॉज देखिए जब वो वाला पार्ट क्लियर होगा ना तो वो बहुत एक्सपोनेंशियली हमारी जो इस्लामी बैंकिंग फ्लरिश करेगी। बट हैविंग सेड, अभी भी जितने भी एसेट्स अवेलेबल हैं उस पर ये बहुत आई थिंक लैंडमार्क अचीवमेंट है कि विद इन फ्यू ईयर्स हमने बहुत हद तक अचीव किया है। और आई थिंक देखिए मेरा ये पॉइंट है, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट की हमने बात की, आगे हम करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें, आई थिंक स्लो एंड स्टडी ये चीज़ें खुद ही रियलिटी की तरफ जाती हैं। बिकॉज देखिए आज जो इस्लामिक बैंकिंग न सिर्फ पाकिस्तान में या इंटरनेशनली जो एक्नॉलेज हो रही है उसमें क्या था, स्लो एंड स्टडी पेनिट्रेशन होता रहा, इस्लामिक बैंकिंग को लोगों ने एक्सेप्ट किया। इट्स अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी, वो एक्सेप्टेबिलिटी होते होते आज वो स्टेज पे आ गई है, ठीक है। तो जो लिमिटेशंस हैं ना उसके लिए बाज़ वक़्त होता है कि आपको रेगुलेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो उतना रोबस्ट नहीं भी है ना, बट आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खुद ही एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ चली जाती हैं। तो वो जो आप बता रहे हैं ना, आई थिंक उसे मैं कोई एस्पिरेशनल टारगेट्स नहीं कह सकता है कि इस साल तक इतना हो सकता है, इस साल इतना हो सकता है, बट आई थिंक ग्रेजुअली इफ़ देयर इज़ एक्सेप्टेबिलिटी एंड द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, और इस्लामिक बैंकिंग की तरफ कन्वेंशनल बैंक्स भी बहुत एग्रेसिवली जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक फैसल बैंक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक कन्वर्ट हुआ 100%, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं वो इफ़ देयर इज़ अ विल दैट कैन बी इनको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि फैसल बैंक ने 100% शिफ्ट किया, सो बहुत सारे और बैंक हैं, बैंक इस्लामी है, मिज़ान बैंक है, दे ऑल्सो क्लेम कि वो शरिया कंप्लायंट बैंकिंग होती है, तो आर दे 100% और या अभी भी उनको कुछ अचीव करना बाकी है? नहीं देखिए ये तो फुल फ्लेज है, इसका मिज़ान बैंक हो गया, बैंक इस्लामी है, ये तो दे आर फुल फ्लेज इस्लामी शुरू बैंक्स। से? जी, ये तो शुरू से इस्लामी बैंक है, तो लाइसेंस इस्लामी बैंकिंग का फैसल बैंक ने कन्वर्ट किया है, और जाहिर है कि फिर बाकी जो बैंक्स हैं वो पैरेलल अपनी इस्लामिक विंडोज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, तो जाहिर है कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशनली या फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट में भी है, तो स्टेट बैंक भी बहुत इट्स इसमें मैंडेटरी नाउ। जी इट्स मैंडेटरी, एंड स्टेट बैंक इज़ वेरी एग्रेसिवली वर्किंग विद फेडरल गवर्नमेंट फॉर इंटायरली जो इस बेसिकली जो लॉज थे उनमें भी जो कोई ऐसे वर्ड्स थे जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट्स की जजमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, तो उसकी भी अमेंडमेंट्स पे काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इट्स अबाउट दी मैटर ऑफ टाइम जिसमें ये चीज़ें इंशाल्लाह अचीव हो जाएंगी। अच्छा सर, हम इस्लामिक बैंकिंग में बहुत कॉमनली 2 टर्म्स सुनते हैं, मुदारबा, मुशारका, और भी हैं, बट दीज 2 टर्म्स आर वेरी कॉमन। सो ये क्या चीज़ें हैं? अगर आप एक ले मैन के लिए इनको एक्सप्लेन करें आसान अल्फाज में, तो व्हाट आर दीज? देखिए मुदारबा में तो ये कि एक पार्टी जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है, दूसरी पार्टी जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को अपना उसको यूज़ करती है। एक पार्टी जो यानी कि पैसे लेके आ रही, दूसरी पार्टी एक कैपिटल देती है, एक कैपिटल सर्विसेज दे रही है, देती एक है। वो सर्विस दे रही है, ठीक है। और उसमें एक प्री एग्रीड
उनका वो प्रॉफिट रेशियो है डिटरमाइन हुआ होता है, तो वो उसकी बेसिस पे बैंकिंग को मुदारबा कहते हैं। और इसी तरह मुशारका है, उसमें तो जिस तरह पार्टनरशिप है उसमें भी पार्टीज़ आपस में एग्री कर लेती हैं, तो वो उसकी बेसिस पे जो है वो जो इस तरह की बैंकिंग है उसे मुशारका है। अच्छा सर, जब हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं, चलें बैंक टू कंज्यूमर, तो एक बात समझ आती है कि किसी हद तक हमारे पैटर्न्स जो हैं वो जा रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग या शरिया कंप्लायंट बैंकिंग की तरफ। लेकिन बैक एंड पे जो बैंक्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली, मतलब उसको लॉन्स की सूरत में कर रहे होते हैं, या कहीं किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी को प्रोजेक्ट में लैंड कर रहे होते हैं अगर मनी, तो वो तो इन्वेस्ट कहीं ना कहीं रिबा या इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सो इस बात में कितनी एक सदाकत है कि ऐसा हो रहा है कि आपकी जो, जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन ए है, उसका XYZ किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ, सेविंग अकाउंट्स और वट एवर अकाउंट इज़, और उसको ये कहा गया कि आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो शरिया कंप्लायंट है, बट उसी का पैसा जो है वो इन्वेस्ट नॉन शरिया कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स में हो रहा है, और उसका जो प्रोडक्ट है, जो प्रॉफिट है, वो उसको आधा शेयर किया जा रहा है। तो डोंट यू थिंक कि वो पूरा ही नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, अगर इस्लामिक बैंक में किसी ने अकाउंट में पैसे डाले हैं तो ये चाहे वो किसी दूसरे बैंक के पास भी इन्वेस्ट करके, देखिए दूसरे बैंक के पास भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं, तभी वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। आप जिस तरह अगर कोई कन्वेंशनल बैंक और इस्लामी बैंक का एग्रीमेंट हो रहा है, बस उस एग्रीमेंट में जो प्रिंसिपल्स हैं ना शरिया के, वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। वो अगर कन्वेंशनल बैंक के किसी इस्लामिक प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, इस तरह सुकूक मार्केट में है, तो सुकूक पे अगर या बै मुअज्जल जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस पे जो आप समझ लें कि इस्लामिक बैंक का या डिपॉजिटर का पैसा है वो उसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है ब्रॉडर सेंस में, जो कि शरिया कंप्लाइंट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इस्लामिक बैंक है या किसी डिपॉजिटर का पैसा है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट चीज़ों पे। सर मैं इसकी एक, शायद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक एग्जांपल है, कायबोर का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। अगर XYZ बैंक जो अपने आप को शरिया कंप्लाइंट कहता है, वो ABC बैंक को लैंड करता है पैसे, तो वो कायबोर रेट को तो कंसिडर कर रहा होगा, कायबोर इज इंटरेस्ट। सो इस चीज़ को आप देखिए, अगेन कायबोर इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात तो ये बता दूं, ठीक है। कोई स्टेट बैंक का आप लॉ देखें, उसके रेगुलेशंस देख लें, कहीं भी नहीं है। उसकी वजह ये, कायबोर इज़ अ बेंचमार्क टू गेट प्रॉफिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसीलिए अब जब मैं भी बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग में आया था, तो मुझे भी ये एक नेचुरल सवाल होता था, क्योंकि देखें ये आप जब किसी के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं या इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली डूइंग कमर्शियल एक्टिविटी, एंड कमर्शियल एक्टिविटी में एक बेंचमार्क है, ठीक है। अब वो कायबोर का जो बेंचमार्क है ना, वो फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस आप उसको बता रहे हैं, लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट नहीं है। अच्छा सर, जैसे रियासत पाकिस्तान को रिसेंट 26वीं तरमीम में याद आया कि पाकिस्तान को रिबा फ्री बैंकिंग भी कर लेते हैं, ऑल्दो वी हैड जजमेंट्स शरीयत कोर्ट की पहले से 2002 में आई थिंक, तो हाँ 2 में आई जी, 2 में उसमें ये कहा गया कि जो 1 जनवरी है 2028 तक तब ये एक माइलस्टोन रखा गया कि हम रिबा फ्री बैंकिंग अचीव करेंगे, ये ट्रांजिशन पीरियड रखा गया। सो डू यू थिंक कि इस टाइम में पॉसिबल है पूरे सिस्टम को शिफ्ट करना? और इवन जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या व्हाट अबाउट ट्रांजिशनल पीरियड, उसमें क्या रिबा फ्री की एक एक्सेप्टेंस दे दी गई है कि मीनवाइल 2028 तक आप रिबा पे भी काम कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले मैं फेडरल शेयर कोर्ट की जजमेंट पे आता हूँ, जो कि 2002 में ये मैटर रिमांड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के शरिया एपलेट बेंच से। तो ये रिमांड हुआ तो फेडरल शेयर कोर्ट ने 2022 में अप्रैल में डिसीजन दिया कि जो इस फेवर में कि आप जितने भी हमारे लॉज हैं या जो हमारी पूरी इकॉनमी है उसको ट्रांसफॉर्म करें टिल 31 दिसंबर 2027, ठीक है। उस वक्त तक उन्होंने टाइम दे दिया फेडरल शेयर कोर्ट ने कि आपको हम 5 साल दे रहे हैं, उस वक्त से तकरीबन 5-5.5 साल कि उसमें आप पूरा ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है। आई थिंक उसी चीज़ को फर्दर इंडोर्स 26th अमेंडमेंट ने किया कि आप इस चीज़ को 1 साल और दे दिया। 1 साल तो नहीं दिया, क्योंकि वो भी 31 दिसंबर 2027 तक था। तो इन्होंने भी वही कहा कि 1 जनवरी 2028, तो वो एग्जैक्टली टाइम अलाइन हो गया। हाँ मतलब ऑलमोस्ट लाइन हो गया। तो अब जो फेडरल शेयर कोर्ट की जजमेंट है उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी पार्टी थी, उसमें जाहिर है कि दूसरे भी बैंक्स थे, सब लोगों ने पेश किया। तो वो एक पूरा फुल फ्लेज तरीके से उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसने एक डिसीजन दिया।
अच्छा उसमें ज़ाहिर प्रोसेस कौन सारे डिस्कस हुए, ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस हुए। तो उसमें उन्होंने कहा यार देखें हम कुछ चीज़ें होती हैं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी होता है, तो वो उसकी बेसिस पे उन्होंने भी ये समझा कि ये बहुत एब्रेप्ट होगा बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि आप वन फाइन मॉर्निंग कहें कि ये पूरे सिस्टम को उस तरह से कर दें। तो एक्चुअली वो बड़ा कॉन्शियसली उन्होंने कहा कि ये कंसीडरिंग द पोलिटिकल एस्पेक्ट्स द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो उसमें आप वो जब उन्होंने टाइम दिया, उसमें टाइम यही दिया कि जो आपकी ओवरऑल बोरिंग है या ओवर इकॉनमी है वो अलाइन हो जाए शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक। ठीक है, अब अगेन जो क्वेश्चन है आपका कि वो प्रैक्टिकली डूएबल है कि नहीं है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट बैंक इस पे काम कर रहे हैं, तो इस पे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीडाइट भी हो रही हैं, बहुत से वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं स्टेट बैंक लेवल पे जो इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो लेट्स होप कि ये चीज़ें अचीव हो जाएँ उस तरीके, क्योंकि देखिए अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी उसका है। जजमेंट में चलें टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं कि कुछ ने अभी जिस तरह हम फेडरल शेयर कोर्ट की जजमेंट देखते हैं, तो इट डज़ नॉट ऑपरेट अनटिल अपील इज़ डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है तो दिस डज नॉट टेक इफेक्ट अनलेस दैट अपील इज डिसाइडेड। तो वो तो एक टेक्निकली था कि यार वो अपील नहीं हुई तो स्टे हुआ था बेसिकली। हाँ, मतलब वो ऑटोमेटिक स्टे होता है। फिर शेयर कोर्ट की जजमेंट ऊपर जाती है तो देयर इज नो स्पेसिफिक स्टे, ना भी हो तो वो होल्ड हो जाता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई तो फिर जाहिर है कि वो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट बैंक मिलके वो पूरी चीज़ों को देख रहे हैं एंड देन आई एम होपफुल कि उसको अच्छा सर, कुछ जो जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं दे आर लीगली इंटाइटल्ड कि आप लैंड करें पैसे। कुछ हम देखते हैं कि आम इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो भी इसी मॉडल पे जो है वो पैसे लैंड कर रहे होते हैं और उस पर इन XYZ फॉर्म इंटरेस्ट ले रहे होते हैं या प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वट एवर यू कॉल्ड इट। सो लॉ इसको कैसे देखता है इंडिविजुअल लैंडिंग को? इंडिविजुअल लैंडिंग तो आप इंडिविजुअल लैंडिंग क्या इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं? नो पर्सन, जैसे हमाद अहमद खान किसी शख्स को पैसे दे देता है सूद पे या लोन पे, तो इसको लॉ कैसे देखते हैं? देखिए उसमें तो प्रोविंशियल लॉज हैं, वो तो प्राइवेट लैंडिंग तो वैसी वो है ही नहीं, बाय लॉ इट इज़ प्रोहिबिटेड। एवरी प्रोविंस हैज़ सेपरेट लॉ। वो उसकी जो प्राइवेट लैंडिंग है वो ऑन इंटरेस्ट या सूद या रिबा दैट इज़ प्रोहिबिटेड, बाय लॉ इट इज़ प्रोहिबिटेड। बट प्रैक्टिकली येस चल रहा होता है, वी ऑल नो लॉ है बट ब्रीच हो रहा है। आई थिंक दिस इज एन ऑफेंस एज फार एज आई रिकॉल। जी इट्स लॉज में तो ऑफेंस है। अच्छा सर, हम दोनों ही, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, शोबा वकालत से भी हमारा वाबस्तगी है, और आप कॉर्पोरेट साइड पे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस भी ओवर 2 decades। सो क्या चैलेंजेस आते हैं एक नया जो अगर स्टार्टअप कोई खड़ा करता है, क्या ईज़ ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में या देयर इज़ समथिंग वी हैव टू अचीव दैट? अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट एनी बिजनेस, राइट? एनी बिजनेस और स्पेसिफिकली बैंकिंग इन जनरल, एनी बिजनेस। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी गवर्नमेंट्स ने काम किया था विद वर्ल्ड बैंक। आई वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एज वेल, जो मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया है। तो देखें अभी जो चैलेंजेस हैं ना वो सबसे ज़्यादा हमारे सिस्टम्स के आते हैं, प्रोसेसेस के आते हैं, एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स के आते हैं। तो उसमें जब तक हम लोग फ्रेंडली नहीं करेंगे ना तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगे। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल ऑटोमेशन का बहुत बड़ा इशू है कि अभी हमारे प्रोसेस वही कन्वेंशनल वे से डील होते हैं। उसी तरह आप जिससे कहते हैं हाथ से चीज़ें लेके जाएं, पेपर्स लेके जाएं, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो एक प्रोसेस आपका प्रॉब्लम रहेगा। फिर ये हमारे एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल अनफॉर्चुनेटली अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें चीज़ें वो 10 जगह से साइन होनी है, ऑटोमेटेड नहीं है वो। अच्छा होता है कि जब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डिस्करेजिंग है, चाहे वो पाकिस्तान में पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टमेंट है या ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स है। तो वो इंडेक्स हैज़ बीन इम्प्रूविंग, द गुड साइन इज़ द इंडेक्स इम्प्रूव हुआ और पाकिस्तान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पहले से बेहतर है। बट अभी भी आई थिंक बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली रियलिटी में ऑन ग्राउंड वो उस तरह से चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उस तरह से नहीं हो रही, बट आई वुड रेदर से कि देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। मुझे ये लगता है कि शायद बिकॉज देखिए इफ़ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग दैन आई एम होपफुल कि चीज़ें बेहतर होंगी। बिकॉज होता ये है कि आपका जो टोटल वर्ल्ड बैंक स्टडी कर रहा होता है पूरा इंडेक्स देख रहा होता है, वो हर साल दूसरे साल वो पूरा आपके सारे सिस्टम को पूरा स्टडी करते हैं। उसके बाद लूप होल्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें मतलब वो ज़ाहिर है मैं भी उसमें किसी वक्त शामिल दो ग्रुप्स में भी शामिल था। फिर वो लॉ फर्म शामिल होती हैं, फिर ओवरऑल हमारा फीडबैक लेके फिर वो एक रेटिंग इंडेक्स
देते हैं पूरी दुनिया में कंट्रीज़ का, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ का। तो उसमें हमारी पोजीशन ओवर द टाइम मैंने जब तक था इम्प्रूव होती रही है। तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि हमारे जो सिस्टम को एक्सपीडाइट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। और दूसरा ज़ाहिर है कि अगेन बहुत सेपरेट टॉपिक है टैक्सेशन का। वो एक अगेन होता है कि वो कहते हैं इन्वेस्टर्स की हम सही टैक्स देंगे तो कैसे कमाएंगे, कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो दैट्स इस पे तो बहुत अच्छा, इसमें सर एक और चीज़ भी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कुछ अर्सा पहले, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर बैक, छोटा सा वेंचर करने की मैंने भी कोशिश की थी, एक स्टार्टअप की। बट ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स निकल के आते हैं कि यू डोंट नो अबाउट देम, कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, बट जब आप वो काम करने शुरू हो जाते हैं तो वो आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही है, कि ये करें। सो आई थिंक कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक लीगल फ्रेमवर्क्स में भी उनकी थोड़ा उनको ईज ऑफ बिजनेस को प्रायोरिटाइज रखना चाहिए। ठीक है, स्क्रूटनी अपनी जगह है, सारी चीज़ अपनी जगह, बट देयर शुड बी सम ईज ऑफ बिजनेस एज वेल। जी बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हुआ है वो भी इतना आई थिंक एडिक्वेट नहीं है। उसमें ये मेरी सजेशन तो ये होगी कि स्पेशली जो नए होते हैं ना, उन बेचारों को बहुत मोटिवेशन भी चाहिए होती है, इनकरेजमेंट भी चाहिए होता है। तो उसमें ये होता है कि मोस्टली प्रोविंस को अगर हम ले लें, जो प्रोविंशियल लॉज हैं उनको आई थिंक पूरे को रिव्यू किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो उससे रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को रिव्यू किया जाए, और उसके बाद आई थिंक बिकॉज देखिए लीगल फ्रेमवर्क जब तक ठीक नहीं होगा ना, वो तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और फिर एक माइंडसेट है जिसमें मे बी आई विश के जो हमारा एक ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा हायरार्की है, उसमें भी आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत है जिसको एक्सपीडाइट किया है। बिकॉज हमारा माइंडसेट काम करने का नहीं, बिकॉज मैं खुद ज़ाहिर है 4 साल मैंने भी काम किया इस डिपार्टमेंट में। तो वो ये होते हैं कि वो सरकारी माइंडसेट में अनफॉर्चुनेटली, मैं ही नहीं कहता कि सारे मतलब ऐसे बस है, चल रहा है तो उसको चलाएं। हाँ मतलब वो बस छुट्टी एक आई है तो वो सैंडविच करके दूसरी तीसरी छुट्टी कर लें, बस वो साहब नहीं है तो काम नहीं करें। तो यानी वो हफ्ते, फिर वो अगर हफ्ते दूसरे, वाले दिन हाँ छुट्टी आ गई, इतवार वैसे बिल्कुल, ही है, पीर या वो खुद कर उन्हें कोई लें। अगर इंसेंटिव मिल रहा है तो दे विल वर्क, अदरवाइज नॉट वर्क। तो ये आई थिंक ये इट्स अबाउट द माइंडसेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए आप लॉज भी चेंज कर लेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज कर लेंगे, बट माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, आप लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं, आप भी लीगल उससे ही वाबस्ता हैं फील्ड से, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या कौन से ऐसे लॉज हैं जो जिनमें थोड़े चेंज की हमें ज़रूरत है फॉर ईज़ ऑफ बिजनेस? हाँ देखिए, ईज़ ऑफ बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट लॉज है कि आपका जो देखिए पहले तो हमें अलाइन करना है इंटरनेशनली, कि अगर हम लाइक अपने नेबर कंट्रीज़ में देखते हैं तो हम वहाँ पे स्टडी करें, इंडिया में करें, मलेशिया में करें या चाइना में करें। क्योंकि देखिए हम जब तक किसी रोल मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हम लोग मे बी किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आप जब वहाँ पे स्टडी करें तो आप ये देख लें कि वो कितने दिन में, पहली बात है कि अप्रूवल्स हैं कितनी, ठीक है। तो अगर वो अप्रूवल्स जो हैं वो अगर हमारे यहाँ 10 हैं, वहाँ पे 5 हैं, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा क्यों हैं। तो एक तो जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि यार कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ अननेसेसरी हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब वो आप उसमें चीज़ों को आधा कर देंगे, फिर लॉज या रूल्स रेगुलेशन को चेंज कर देंगे, तो वो आई थिंक फिर तो अचीवेबल है, इतना वो मसला नहीं है। अच्छा सर, आपने इन हाउस भी काम किया है, आपने लिटिगेशन भी की है, आपने एज अ जज जुडिशरी में भी सर्व किया है। सो हाउ डिफरेंट ऑल थ्री? लोग हमसे अक्सर लॉ एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि कौन सी फील्ड में क्या बेहतरी है। ऑब्वियसली मैंने सारी चीज़ें नहीं की, लिहाजा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ डिफरेंट ऑल आर दिस, और इनमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, इन्जॉय किस में किया आपने? मुझे तो तीनों में मज़ा आया, ठीक है। कंपैरिजन तो मैं शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर देता हूँ। देखिए अगेन मे बी बहुत फ़िलासफ़िकल बात हो, लेकिन अगेन आप अगर किसी चीज़ को करते हुए एंजॉय करेंगे ना, तो हर चीज़ में आप अकॉम्प्लिशमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर मैंने लॉ फर्म में काम स्टार्ट किया, अगर मैं इसको बोरियत समझता या कहता है इतनी बड़ी बड़ी फाइलें पहले दिन दे दी, रोना स्टार्ट कर दें कि ये मुसीबत है, पैसे भी नहीं मिलने, तो आप फिर उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते। देखिए मेरा पर्सपेक्टिव इतना लीगल नहीं है, बहुत पर्सनल है, कि अगर आपको किसी चीज़ में अगर आपका पैशन नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो उसको करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब बर्डन आप डालेंगे ना अपने ऊपर, तो फिर वो सबसे प्रॉब्लम होगी। मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों लॉ फर्म वाज एक्सीलेंट, पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म थी, वहाँ से सीखने को बहुत चीज़ें मिली। वो एक्सपीरियंस एंजॉय करने का इसलिए था कि वो आप यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग एलिवेटेड, बिकॉज आप पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। तो वो एलिवेशन के साथ
एक मेरा पर्सनल था, मुझे कुछ अकॉम्प्लिश करना है तो वो चीज़ें माशाल्लाह वहाँ बेहतर होगी। इन हाउस में आपको पता है कि वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमारे उस्तादों ने, टीचर्स ने, मतलब आई एम नॉट गेटिंग क्रेडिट टू माई सेल्फ, तो वो उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई, हमने उनको टो किया और चीज़ें भी। जुडिशरी बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम थी। उधर जो था ना, देखें उधर ये था कि आपको प्रेशर्स को मैनेज करना, आपको लॉयर्स प्रोफेशनल हैं, लेकिन कुछ लॉयर्स ऐसे थे जो कि वो समझते थे कि ये हमारा राइट है कि हमें मिलना चाहिए, लड़ना राइट है तो वो हमारा। लड़ाइयाँ भी बहुत हुई। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं, तो उनको समझाना, उनको कहना कि यार आप थोड़ी मेरी मजबूरी समझें, थोड़ा करें, थोड़ा बेहतर तरीके से करें। तो वो एक बड़ा ऑन गोइंग चैलेंज था, जिससे मैंने बताया सीखा ही बहुत कुछ है, लेकिन वो हैंडलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। बट अगर आप देखें एन्जॉयमेंट का पार्ट, तो वो आई थिंक हर जगह पे है। मैं इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकता कि कहाँ पे ज़्यादा था। अगेन आई विल कम बैक टू द एक्चुअली द क्रैक्स के, वो ये कि आपका अपना माइंडसेट क्या है और आप कितना उस चीज़ में एब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। वो जितना अच्छा होगा तो आई थिंक आप हर जगह चीज़ों को नहीं मैं enjoy सर इसमें मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगा, हम्म, ऑल्दो यू आर इन अ काइंड ऑफ पीक इन हाउस, हम्म। बट अगर आपको एक मौका मिले कि आप तीनों चीज़ों का पीक चूज कर सकें, जुडिशरी का भी पीक, लिटिगेशन का भी पीक एंड इन हाउस का भी पीक, विच वन यू विल चूज? अच्छा, मतलब पीक मतलब है कि अब ओके टॉप मोस्ट अब पोजीशंस। बट जुडिशरी का वही पोजीशन जो मैंने छोड़ी थी। नो टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट, अच्छा। ऑब्वियसली ओवर द टाइम यू विल ग्रो एंड टॉप हम्म, मोस्ट। अब तो आप एक फील्ड पे अगर टॉप पे हैं, ऑब्वियसली मैं कहूँगा आपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोबारा बनना है, तो ऑब्वियसली यू वांट चूज ऑल टॉप्स। वेल इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई थिंक देखिए लॉ फर्म इज समथिंग विच यू नो, कि अगर मैं कभी किसी स्टेज पे लॉ फर्म में मेजर पार्टनर के तौर पे काम करूँ, दैट इज यू नो, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है चीज़। सो वांट यू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? देखें जुडिशरी के यू नो आफ्टर 26 amendment I have, as a student of law, Reservations. I have some reservations which you know, मैं उसको डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, बट स्टिल मुझे ये लगता है कि जुडिशरी में इस वक्त में भी जाना थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है आई एम नॉट गोइंग देयर ना, मैं इतना केपेबल हूँ कि मुझे वो You रखेंगे, should लेकिन avoid. One should avoid. हाँ, मतलब वो लगता है कि अभी कुछ चीज़ें इतनी क्लियर, बिकॉज देखें मुझे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुझे थोड़ा सा लगता है कि देयर इज समथिंग विच इज़ मे बी बीइंग कॉम्प्रोमाइज, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है। तो आई थिंक अपना जो लॉ फर्म है या प्रैक्टिस है, वो आई वुड एक्चुअली, वो मेरा एक एक्सप्रेशन हमेशा से रहती है। एंड जुडिशरी के आपको पता, अब थोड़ा से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और आई थिंक सेकंड नंबर पे देखें तो फिर ये एग्जिस्टिंग जो मेरा एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है, वो बहुत अल्लाह का शुक्र है, वो नेक्स्ट लेवल पे है। सर आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तालीम में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, सो एनी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स जो लॉ पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स? देखिए अभी जो गोल्ड मेडल लेने का एक जो जर्नी थी, उसमें ये था कि सबसे पहले आपका जो लॉ पढ़ने का ना, अगेन वो आपको पैशन के साथ जो भी काम करना है वो बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग के साथ करना है। और दूसरी बात है कि आपने जो भी एक पैटर्न है ऑफ एग्ज़ाम्स का, असल में हमारा सिस्टम इस तरह से कि आपको पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स की सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका नॉलेज। मैं बिल्कुल ब्लेंड होकर बता रहा हूँ कि इसके लिए कॉम्पिटेंसी, इंटेलेक्चुअल चीज़ें ना हमारे सिस्टम में, स्पेशली जब मैंने किया था 3 साल का जब लॉ होता था, तो उस वक्त ये होता था कि मैंने चूँकि पंजाब से किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था, तो वहाँ पे उस ज़माने में उर्दू में भी हुआ करता था, ठीक है। तो मैं चूँकि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था, तो फिर मैं चूँकि इंग्लिश में करना था, तो वो थोड़ा प्रेजेंटेशन स्टाइल इंपॉर्टेंट होता है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आपका वो जो हमारा सिस्टम है, उसके मुताबिक आपको बहुत स्मार्ट होना चाहिए, बिकॉज़ आपका बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए इतना इतना स्मार्ट नहीं होते। तो मेरे ख़्याल से जो हमारे सिस्टम, मैं सिस्टम के मुताबिक है, मैं आपको वो जवाब नहीं देना चाह रहा कि जो कि बहुत ही मैं बहुत फिलोसफिकल इंटेलेक्चुअल हो। था, फ़िलोसॉफ़िकल था, मैं रेफ़रेंस बुक्स पढ़ता था, वो उतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता था, मैं ड्यूरिंग जॉब किया था। लेकिन जितना पढ़ा था, उस पढ़ने में मुझे ये था कि लाइक मैं कोई पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उस पेपर अटेम्प्ट करने में जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे, टॉपिक्स थे, ज़ाहिर है सारे तो मैं नहीं कर सकता था। उसमें मैंने ये कोशिश की थी कि वो उसमें कोई पॉइंट मिस नहीं करूँ।
बिकॉज वो इतना फुल फ्लेज तरीके से हो कि आप टॉप कर जाएं, ठीक है। तो फिर जब मैंने क्वेश्चंस आंसर की, तो और दूसरा मैं टेक्निक्स ये बताना चाहूँगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अब 6 सवाल करने हैं, कुछ पेपर्स में 7 सवाल करने थे 3 घंटे में, तो आपका वो अगर आप एक सवाल मिस कर देंगे तो आप बाकी 6 अच्छे भी कर दें तो वो वहाँ पे डेंट क्रिएट हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आपका पूरा मिनट्स घड़ी सामने रखी हुई है, आपको इतने मिनट में, जिस तरह मैं CSS का भी अटैम्प्ट किया था तो उसमें भी यही सारी चीज़ें टिप्स थी जो सीनियर्स ने बताई थी। तो आई थिंक ये चीज़ें होना ज़रूरी। इंग्लिश पे थोड़ा फोकस इसलिए करना चाहिए कि इंग्लिश वो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ऐसे सर मैं यहाँ पे अपने CSS का जिक्र किया, आपको उसमें एलोकेशन एलोकेशन नहीं हुई थी, जी। तो पास आपने ऑब्वियसली किया इंटरव्यू सारी चीज़, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़, जस्ट ब्रीफ सा मैं आंसर चाहूँगा इस पे। आपके अटेम्प्ट करना कितना मुश्किल जी था? मतलब उसकी तैयारी करके उसको पास करना। देखिए उसके लिए भी आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है CSS, ठीक है। उसमें भी अगेन मैं सिर्फ ये बताऊंगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी है तो आपका ऐसे आपका इंग्लिश का पेपर, आपका करंट अफेयर्स, आपका मतलब सारी चीज़ें आपकी कि वो अच्छा। फिर डॉन के आर्टिकल्स हम बहुत पढ़ते थे। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जब भी मुझे टाइम होता था, वो रात 8 बजे तक टाइम होता है लाइब्रेरी का, जो भी टाइम मिला मैं वहाँ बैठ जाता। तो फिर डॉन के आर्टिकल्स हमने बहुत पढ़े, उसका करंट अफेयर्स तैयार हो गया, चीज़ें तैयार, और उसमें भी सिस्टमेटिक तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आपका टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है। और दूसरा ये कि आपको अपडेटेड सारे नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब चूँकि मैंने 2001 में किया था, तो अब तो बहुत चीज़ें भी चेंज हो गई हैं, बिकॉज़ उस वक्त इतना सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह नहीं था। अब तो ये कि जो भी हमारे माशाल्लाह नए लोग CSS करते हैं, वो तो इटसेल्फ इतना अच्छा गाइड करते हैं। तो बल्कि मैं अपनी बेटी से भी कह रहा था कि वो भी A लेवल्स में जा रही है, तो उसको थोड़ा है पढ़ने का शौक़ है CSS का थोड़ा, तो ब्यूरोक्रेसी का। वो एग्जैक्टली थोड़ा सा उसको है, तो वो यूट्यूब पे सारी, मैंने कहा तुम चीज़ें देख लोगे। वो जब देखती है, बच्चे भी आजकल जो तैयारी कर रहे हैं तो हर मटेरियल तो अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से वो अगेन उसमें ये है कि आपको यू हैव टू बी, हमारा सिस्टम ऐसा है ना, तो आपको सिस्टम के मुताबिक अलाइन करना चाहिए। हमारे जो सिस्टम में ना, आपका इंटेलेक्चुअल का टेस्ट इतना नहीं हो रहा होता, आप बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो CSS रिटन में ही फेल हो जाते हैं। कितनों को मैं जानता हूँ जो कि जीनियस थे, लेकिन वो बेचारे एग्ज़ाम्स की टेक्निक्स को, इवन लॉ में भी हमारे कितने अच्छे लोग थे, वो उतने मार्क्स नहीं ले सके। तो एग्जाम वो टेक्निक्स आपने तो बल्कि सारे एग्जाम्स पास किए हैं, CSS भी, जुडिशरी भी एक एग्जाम जी ही जी है, जी बिल्कुल, तो कंपटीशन एग्ज़ाम है, वो भी मैंने पास द किया। क्रक्स इज के आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए उसके देखिए बस आपका जैसा देश वैसा भेज, तो हमारा सिस्टम जो है ना, वो अब था और है अभी इस तक ऐसा है, तो बिकॉज वी कैन नॉट। हाँ ये है कि भाई आपको फिर भी अच्छा पढ़ना है। देखिए आपको, मैंने लाइक जो अपने 21-22 साल पहले जब मैंने टॉप किया था, तो अब विदाउट एग्जेजरेशन मैंने मेहनत तो बहुत की थी। मतलब ऐसा ही नहीं है, टॉप करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, और उस मेहनत के लिए ये था कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत आउट ऑफ द वे सोचना पड़ता है आंसर देना, क्योंकि देखिए ना पूरे पंजाब में कंपटीशन था, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो उसमें यूनिवर्सिटी में टॉप करना इट वाज चैलेंजिंग। लेकिन ये था कि वो अल्लाह कुछ पार्ट 1, 2, 3 तीनों में मेरी डिस्टिंक्शंस थी। तो वो ये था कि एक जो फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो फिर मैंने कहा सेकंड थर्ड भी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अचीव हो गई। अच्छा सर, हम बीइंग ए यंग लॉयर में अगर बात करूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे यंग लॉयर्स हैं और वो बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं प्रोफेशन से। बड़ी वजह ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो शायद यंग लॉयर्स को ट्रस्ट नहीं करती या पैनल्स पे नहीं रखती, रिटेनरशिप्स नहीं देती। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि उनका एक्सपीरियंस कम भी होता है, बट फॉर सेकंड ओपिनियन की ग्रोथ मिले। सो ऐसा क्यों है, कंपनीज क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाती यंग टैलेंटेड लोगों पे? देखिए कंपनीज़ का एक माइंडसेट ये होता है कि वो उनके उनके जो माइंड में होता है कि जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं या जो लॉयर्स जो इस्टेब्लिश्ड हैं ना, वो आई थिंक वो एक पहली टियर की चॉइस हमेशा से होती है, ठीक है। बट भी ऐसा नहीं कि कंपनीज नहीं करती, फिर जो सेकंड टियर ऑफ लॉयर है उनको सिलेक्ट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द असाइनमेंट। देखिए ये सारा डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम किसको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इवन बैंक्स भी ऐसे हैं जो कि अभी समझिए स्टार्ट में इसका 3-4 साल का, इंक्लूडिंग माई बैंक, मैंने भी कुछ 1-2 ऐसी चीज़ों में जो यंग लॉयर्स हैं उनको इंगेज किया, और अल्लाह का शुक्र उनका। बट वो होता ये कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई हो जाती हैं, ठीक है। और हम कंपनीज़ की या बैंक्स की वो इतना प्रो रिस्क अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं कि दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ कि यार हम, मतलब देखिए कोई भी मैटर आता है, वो हो सकता है कि
कोई मीडियोकर लॉयर कहते हैं, बट वो दे ऑलवेज फाइंड वेरी गुड लॉयर, टॉप नॉच लॉयर्स, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट है, बट स्टिल मैं इसलिए 100% एग्री नहीं करूँगा कि कुछ कंपनीज़ हैं या कुछ बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग माई बैंक, तो हमने ये भी था कि जिनका 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, दे स्मार्ट, दे गुड वर्किंग, उनकी इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाज़ ये होता है कि वो आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं होता, ठीक है। फिर वो एंडोर्समेंट के साथ होता है, क्योंकि मैं अगर किसी इन हाउस में काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी ABC को करना है, तो आई वुड ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट माई काउंटर पार्ट इन अनदर बैंक और द कंपनी कि यार कभी आपने इसको ट्राई किया है, ठीक है। ये मैं एक माइंड सेट है, बिकॉज द ऑनरशिप रेस्ट विद मी। इफ़ गॉड फॉरबिड एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो फिर मेरी मैनेजमेंट पूछेगी कि यार तुमने क्यों ट्राई किया, हमने आपको ट्रस्ट किया था। मतलब वो एक थोड़ा सा होता है, बट स्टिल इट्स नॉट अ बॉटल नेक, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अ बॉटल नेक, क्योंकि हम भी तो इसी स्टेज से गुजर के आए हैं, हमने भी इन चीज़ों को सीखा था। हाँ, देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि वो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को उस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है, जो क्योंकि आपका वो पॉइंट ठीक है कि वो एलिमिनेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो फिर बहुत, बिकॉज देखिए वो फिर वो ऐसी हमारा प्रोफेशन, आप दूसरा कोई काम करना भी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, चैलेंजिंग होता है। फैमिली प्रेशर होता है, फिर माँ बाप ने पैसे लगाए होते हैं, लॉ किया हुए, फिर वो ह्यूमिलिएशन बाजू का करना, बिकॉज सोशल प्रेशर है ना कि आप लॉ किया बट ही इज़ नॉट अर्निंग, ही इज़ नॉट डूइंग समथिंग प्रोफेशनलिज्म मीन, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। तो वो अगेन मैं बताऊँ, ये स्टार्ट है आफ्टर आपका लॉ हो जाता है, तो आप किस चैम्बर को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से आपकी क्या ट्रेनिंग है, उस चैम्बर की प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ कितनी ज़्यादा है, फिर इंडिविजुअली आप कितना काम करने वाले बंदे हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। सो आपको पता कैसे लगता है, लाइक आप भी देखते होंगे लॉयर्स को, किसकी क्या एक्सपर्टीज है। जैसे आपने एक जिक्र किया कि हम दूसरे काउंटर पार्ट्स, दूसरे बैंक्स के लोग, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन भी आपके दूसरे बैंक के जो हेड्स हैं, लीगल हेड्स या मैनेजर्स इस लेवल पे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होती है इन जनरल? जी जी, एंड बिल्कुल आप कैसे देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म जी, नहीं कर बिल्कुल रहा? फीडबैक लेते हैं, एंड देन दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि हम जब किसी को इंगेज करते हैं तो वो इसका बिल्कुल फीडबैक लेते हैं, कुछ अपनी भी असेसमेंट करते हैं उसके। आप समझ लें कि उससे जब मिलते हैं किसी लॉयर से, तो वो उससे बातचीत करके भी अंदाज़ा हो जाता है। कुछ मैं मे बी कुछ इंडस्ट्री वाइज या कुछ जनरल लीगल क्वेश्चंस करता हूँ, तो उसका वहाँ से लाइक कोई प्रोपोजिशन पूछ ली। एक मेरे पास नए साहब आए थे, तो उनसे लाइक एक इशू था, उन्होंने कोई 1 2 केसेस किए थे, तो मैंने लिमिटेशन का एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो मुझे समझ आ गई कि ये अपडेटेड है, या आपको बैंकिंग का कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लिया, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा जाए जो जिसमें वो फील्ड में है, ताकि उसको वो थोड़ा सा आप उसको गेज कर सकें। तो ऐसा नहीं है, देखिए आपकी जो स्किल्स हैं ना वो छुप नहीं सकती, बिकॉज़ वो खुद ही मार्केटिंग है। आपका काम जो है ना, वो आपका काउंटर पार्ट मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो मुझे बता देगा, मैं खुद आपसे मिल के गेज कर लूँगा। तो जो कंपनीज़ हैं उसमें एक सॉर्ट ऑफ मे बी वो एक ट्रस्ट लेवल का होता है कि यार आप किसी यंग लॉयर पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स को बड़ा असाइनमेंट तो नहीं दे रहे, लेकिन मेरे ख्याल से जो छोटा असाइनमेंट भी दे रहे हैं ना, वो थोड़ा केयरफुली ही असाइन कर रहे होते हैं। बट देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मेरे ख्याल से हमें ये सोचना चाहिए कि वो इसको एंड इन माइंड रख के कि मे बी उसको जो काम है, उस काम में आई थिंक उसके लिए बहुत मोटिवेशनल होगा। इफ़ ही इज़ एंगेज देन ऑफ कोर्स ही विल गेट मोटिवेटेड, एंड देयर इज़ अ रूम फॉर न्यू एंट्रेंट्स एज वेल। सर ये तो हो गई आउटसोर्सिंग की बात, सारी चीज़। बैंक पे भी ज़ाहिर आप हेड हैं, आप इंटरव्यू भी करते होंगे लोगों को जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते होंगे। सो आप उनमें क्या जज करते हैं? अगर इसमें मैं आपसे टिप्स भी जानना चाहूँगा यंग लॉयर्स के लिए कि वो क्या क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं कि बीइंग अ लीगल हेड आप उनमें वो चीज़ें देखें एंड आपको एक ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो और आप उन्हें अपनी टीम में हायर करना चाहें बैंक में इन स्पेसिफिकली, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ के प्रोसेस से आप जाते होंगे, आप करते होंगे लोगों को, तो क्या चीज़ आप वहाँ पे ऐसे देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं एक बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग लॉ की देखता हूँ कि उसे उसने कुछ ना कुछ उसे काम आता है या नहीं आता। उसको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ही इज़ डूइंग सम लिटिगेशन, तो मैं भी जिन केसेस पे उसने काम किया है मैं उससे एक पूरा रिव्यू ले लेता हूँ। दूसरा, उसको मैं एक ये देखता हूँ कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है, किसी लॉ फर्म में काम किया है, तो सबसे बेहतर गेज करने का तरीका है कि उससे पूछता हूँ कि उसने काम क्या किया है। उस काम की बेसिस पे उससे आई थिंक क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं उसकी कोई रिसर्च पे फोकस करता हूँ कि उसकी रिसर्च की क्वालिटीज़ कितनी है, यानी कि उसे मैं अगर प्रोपोजिशन देता हूँ तो वो किस तरह से उस पर मेरे पास वो मटेरियल लेके आता है। और तीसरी चीज़ है कि वो ज़ाहिर है इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं
कि उसको वो सॉफ्ट स्किल्स उसकी कैसी हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों में फोकस, उसके लिए टिप्स ये हो सकती हैं अगेन कि जो नए हमारे जो भी प्रोफेशन में लोग हैं वो आई थिंक लॉ जर्नल्स जो है ना उसको थोड़ा पढ़ने का, चाहे वो पीएलडी ही पढ़ लें। वो एक ना एक मतलब छोटी सी बुक है, वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, चैम्बर में भी मिल जाती है। वो एक बुक पीएलडी जो सारी जजमेंट्स में आती हैं वो ज़रूर पढ़ें। वो हमारे उस्तादों ने भी कहा था कि उसके पढ़ने से होता है कि आपका ना ड्राफ्टिंग बेहतर होती है, आपका इंटेलेक्ट बेहतर होता है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होता है। तो ये मैं हमेशा उनसे, मैं किसी को हायर करूं या ना करूं, मैं उनको ये टिप्स ज़रूर देता हूँ कि वो सर आप बैंक्स को ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आप एक बैंक को लेके चल रहे हैं, रिकवरीज के बहुत ज़्यादा इश्यूज ऑब्वियसली होते हैं, डिफ़ॉल्ट्स भी होते हैं, दुनिया है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो बैंकिंग का कॉम्प्लेक्स बड़ा एक सिस्टम भी है। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लॉस हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि रिकवरीज बैंक के पास आसानी से हो जाए? ऑल्दो आई नो कि जो बैंकिंग लॉस हैं दे आर इंक्लाइंड और टिल्ट टूवर्ड्स बैंक्स उनको रिलीफ देने के लिए, बट मजीद क्या इंप्रूवमेंट्स नीड है? अच्छा, आई थिंक किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। आज अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस देख लें, वो आपने जिस तरह कहा वो प्रो बैंकिंग है, ठीक है। तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस आप अगर इसको इम्प्लीमेंट भी कर दें ना, तो उसमें ये होगा कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो आप मीट कर लेंगे कि आपको इतने अंदर डिसाइड, इतने दिन के अंदर डिसाइड करना है, उसके अंदर इतना करना है। हाँ, आपको जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है वो सीपीसी है। बिकॉज देखें, आपका जो एफआईओ जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेक्शंस जो कि हमने गवर्नमेंट लेवल पे भी उसमें बताए हुए कि देयर आर फ्यू अमेंडमेंट्स जो कि होनी चाहिए उसमें, बट वो ज़्यादा नहीं है। ऑपरेशन में प्रॉब्लम आता है, जैसे आप भी लॉ के हैं, तो आपका जब डिग्री हो जाता है, असल प्रॉब्लम्स उसके बाद आता है, तो एग्जीक्यूशन। बिकॉज जो कहते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन वन गेट्स डिग्री, तो डिग्री के बाद जो मुसीबत आती है बैंक्स को, फ्रीलीज एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन पिटीशन, डमी कोई बंदा खड़ा कर दिया, ऑक्शन को रुकवा दिया, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली चैलेंज। बिकॉज फॉर मी दिस चैलेंज इन सीपीसी, तो चूँकि अब सीपीसी के अलावा तो कोई है ही नहीं ना, आपको वहीं जाना है। तो वो सीपीसी चाहे वो नॉन बैंकिंग के लिए, बैंकिंग के लिए। और मैं जब सिविल जज भी था, मैं खुद तंग आ जाता था यार, कोई हमें ही कोई डंडे वाले कानून बना देंगे, इससे आगे पीछे करना ही नहीं है। बिकॉज आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यू एक्चुअली आप डेस्परेट हो जाते हैं। सेक्शन 151 पूरे सीपीसी को लेके उड़ रही होती है, उस पर आप कर लें, झूठी सच्ची एप्लीकेशंस दे दें, डिले करवा दें, पूरा सीपीसी एक तरफ, 151 एक तरफ, 151 एक तरफ, स्टे लेके आप वो सो जाएं, बस स्टे ले लिया, वो सालों साल चलते रहे। मैं अब इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं जुडिशल ऑफिसर था, मेरा ये हुआ था, मैंने ये सीखा आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ्स में कि मैं जब पहले स्टे देता था बगैर आर्गूमेंट्स के दे देता था। मेरे पास फाइल आती थी, तो मैंने ये बिल्कुल मेरे रीडर को भी पता था कि ये स्टे ग्रांटेड, डेट में 1 वीक से ज़्यादा नहीं देता था। उसके बाद फिर आपको पता है प्लेंटिफ का वकील तो फिर डेट ही लेगा ना, स्टे तो उसको मिल गया, उसको मैं डे टू डे चलाता था। उसे कहता है देखिए मैंने आपको अकोमोडेट किया, मैंने स्टे दिया, आपका मेरिट तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, अब मैं एक एक दिन चलाऊँगा क्योंकि डिफेंडेंट का लॉयर आ गया, 4 दिन के अंदर मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। तो पता क्या है, आप सिस्टम में खुद भी जुडिशल ऑफिसर अगर चाहे ना, कितनी 4 दिन 5 दिन डेटे लेता, मैं एक एक दिन से ज़्यादा नहीं करता था, बिकॉज उसको आपने अकोमोडेट किया हुआ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि नया लॉयर होता है उसको भी होता है रिलीफ मिल जाए, तो पहले दिन मेरे ख्याल से एफिडेविट, तो सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, एफिडेविट के बेसिस पे यू कैन रिलाई ऑन ऑर्डर 31 एप्लीकेशन, तो उस पर ये होता था कि आपका वो कर्टेल हो जाता, एक्सप्लॉयटेशन को कर्टेल कर। हमारे यहाँ जो बैंक्स हैं ना, वो हमेशा बैंक्स को समझते हैं कि ये एक्सप्लॉयट करें, ठीक है। मैं नहीं कहता कि फरिश्ते हैं, ठीक है, दे मे बी द इंसिडेंट्स के बैंक्स ने किसी के साथ, बट मेरा ये पॉइंट है कि बैंक्स जो हैं वो अल्टीमेटली एग्रीव्ड हो जाते हैं कि आपका पैसा लिया हुआ वो दिया नहीं, और वो 8-8 10-10 15-15 साल केस चलता रहा, और उसमें आपको रिकवरी भी नहीं होता, अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल पे सेटल हो रहा है। तो जो लॉ है उसमें आई थिंक रिवैम्प करने की ज़रूरत है, स्पेशली द प्रोसीजर पार्ट आपका सीपीसी का, या तो एफआईओ में सीपीसी की चीज़ों को डाल दें, इसको लेट्स मेक इट अ स्पेशल एंड ओवरराइड दैट जनरल लॉ। तो ये हमने ऐसे स्टेट बैंक लेवल पे भी काफ़ी चीज़ों को सजेस्ट किया था, फेडरल गवर्नमेंट तक भी चीज़ गई, तो वो आपकी पार्ट एफआईओ में इतनी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। मुझे डिग्री के बाद बहुत रोबस्ट किस्म के चेंजेस चाहिए एज अ बैंक एग्जीक्यूशन। आई थिंक वो तो इन जनरल हर जगह पे होने चाहिए। हम ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि एग्जीक्यूशन स्टेज की ज़रूरत क्यों है, जब
डिक्री है तो अभी आई थिंक कि कुछ हुआ भी है टैक्सेशन लॉज पे। अच्छा सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क या असाइनमेंट जो आपको दी हो और आपने उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पाया हो अपने इंटायर करियर में? इफ़ यू वांट टू चूज़ वन, ऑब्वियसली बहुत सारी होंगी, तो आप कौन सी बताएंगे? मैंने जो वर्ल्ड बैंक टीम के साथ काम किया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे 2019 में, इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। उसमें वर्ल्ड बैंक की टीम भी थी, दूसरे बैंक्स के हेड ऑफ लीगल भी थे, स्टेट बैंक पे लोग भी थे उसमें। चूँकि हमने इट वाज लाइक मे बी 120 पेजेस डॉक्यूमेंट, और हमने सारे लॉज को देखा, हमने सिक्योर ट्रांजेक्शन एक्ट को एक्टिवेट कराया। उसमें आई थिंक मेरा जो पर्सपेक्टिव, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया था इन्वेस्टमेंट इनकरेजिंग क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव इकॉनमी के हवाले से बहुत बहुत ब्रॉड हुआ। उसमें मैंने बहुत लर्न किया, बहुत चीज़ें सीखी, और उसके बाद मुझे वर्ल्ड बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, चैलेंजिंग भी एंड माइलस्टोन। चैलेंजिंग भी, माइलस्टोन भी, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी। तो दैट वाज एक्सट्रीमली सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया pleasure, thank एंड you आई very होप much. के व्यूअर्स के लिए भी ये सेशन बड़ा इन्फॉर्मेटिव, बड़ा नॉलेजेबल सेशन रहा होगा। you हमारे very लिए भी much. बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन था। हमने यहाँ पे बैठ के 1 घंटे में या 1.5 घंटे में जो चीज़ गेन की, शायद हम बहुत सारी मेहनत के बावजूद ना गेन कर पाते, एंड होपफुली व्यूअर्स ने भी किया होगा। सो अगर आप लोगों को भी ये सेशन पसंद आया है, ये पॉडकास्ट, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये मज़ीद इसकी रीच बढ़ सके, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।